हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, ये वीडियो भी आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ जब भी कभी साइट पर आप प्लास्टर कराते हैं या प्लास्टर का काम अपने घर में कराते हैं तो उसका जो मसाला हम बनाते हैं तो उसको हम कैसे मजबूत बना सकते हैं ताकि हमारा जो प्लास्टर है वो लंबे समय तक टिका रहे। जैसे कि अक्सर आपने देखा हो कि कुछ समय के बाद ही प्लास्टर छुट के गिरने लगता है, पपड़ियाँ छूटने लगती हैं। ये सभी चीज़ें जो होती हैं हमारे प्लास्टर की वजह से ही होती हैं, जिसमें हमें जो मसाला बनाते हैं वो उस पर ध्यान नहीं दिया जाता है। तो कैसे मजबूत कर सकते हैं, कुछ मैं आपको टिप्स देने वाला हूं जो आपको ध्यान में रखनी है। देखो, अगर मसाले की बात आती है तो सबसे पहले हमारे मसाले में सीमेंट और सैंड यानी कि रेत का इस्तेमाल होता है। अगर हम रेत की बात कर लेते तो हमें रेत कैसे और कौन सा इस्तेमाल करना चाहिए। अक्सर आपने देखा होगा कि जो हमारी रिवर सैंड आती है, जो हमें नदी से प्राप्त होती है, वो एक तो बहुत से लोग उसको इस्तेमाल करते हैं, और कुछ लोग क्या करते हैं कि जो हमारी मैन्युफैक्चरिंग सैंड या क्रशर सैंड आती है उसको इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे मैं रिकमेंड करूँगा कि आप रिवर सैंड पे ना जाकर मैन्युफैक्चरिंग सैंड या फिर क्रशर वाली सैंड इस्तेमाल कर सकते हैं। रिवर सैंड में ऐसे मना क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि देखो रिवर सैंड में क्या था, बहुत ज़्यादा फाइन पार्टिकल्स होते हैं। पहले के समय में तो जो रिवर सैंड थी वो काफ़ी नेचुरल आती थी, बट आज के समय में उतनी नेचुरल नहीं आ रही है। उसमें भी इम्प्योरिटी की जो मात्रा है वो काफ़ी ज़्यादा होती है, और कहीं ना कहीं अगर आप रिवर सैंड का इस्तेमाल करते हैं प्लास्टर में तो आपको फिनिशिंग तो मिल जाएगी, बट वहाँ पे जो उतनी हार्डनिंग और उतनी जो स्ट्रेंथ है वो नहीं मिल पाएगी अगर कंपेयर करें तो जो क्रेशर सैंड होती है। अब क्रेशर सैंड होती है उसमें आपको हल्के छोटे छोटे से पार्टिकल्स दिखेंगे जो रेत के होंगे, और उसमें हल्के से आपको क्या होगा कि क्रशर क्या हुआ दाना दिखाई देगा या एग्रीगेट दिखाई देगी। तो हमें उसको इतना क्या करना है, उसको थोड़ा सा छान लेना है और छोटे छोटे पार्टिकल्स हमारे प्लास्टर में आ जाएंगे। और जब आप उससे प्लास्टर करेंगे तो जो आपका मसाला बनेगा और प्लास्टर करते समय जो थोड़ी सी उसमें रफनेस भी आएगी, ताकि जब आप कोई पेंट या पुट्टी करेंगे तो पकड़ भी बन जाएगी और मजबूती भी बनी रहेगी। तो सैंड में हमें ये चीज़ ध्यान रखनी है। तो हमारा मसाले में सबसे पहली चीज़ तो यही आ जाती है। अगर हम दूसरी बात करें तो फिर हमें रेशो क्या इस्तेमाल करना है, क्योंकि देखो प्लास्टर तो हमारा छत का भी होता है, घर के अंदर का दीवारों का भी होता है, और घर के बाहर की दीवारों का भी होता है। बट बहुत से लोग क्या करते हैं कि बस एक रेशो बना लेते हैं, चाहे वो आप बाहर के लिए बना रहे हैं चाहे अंदर के लिए, और उसी से फिर क्या करते हैं वो सभी अंदर का बाहर का सब एक सही निपटा देते हैं। बट यहाँ पे आपको रेशो के बारे में पता होना चाहिए अगर आप प्लास्टर करा रहे हैं और वहाँ पे सुपरविजन कर रहे हैं तो। अगर हम बात करें दोस्तों सबसे पहले कि घर के अंदर की जो दीवारें होती हैं उसमें हमें क्या रेशो इस्तेमाल करना है, तो वहाँ पे आप 1:5 का अनुपात लेके चल सकते हैं। यानी कि हमारा 1 पार्ट रहेगा सीमेंट और 5 पार्ट रहेगा हमारा रेत। तो ये तो हो गया हमारा कि हमारा जो प्लास्टर है वो आप अंदर के लिए कर सकते हैं, जो अंदर की दीवारें दीवारें हैं। बाकी अगर हम बात करें घर की छत की, जो हमारी छत सीलिंग रहती है, तो वहाँ पे आपको 1:3 का अनुपात इस्तेमाल करना है। अगर हम घर के बाहर की दीवार का बात करें तो वहाँ पे आपको करना है 1:4 का। ये हमारे जो है ये अनुपात या रेशियो है जो हमें प्लास्टर करते समय, मसाला बनाते समय याद रखना है। अब अगर मैं तीसरी चीज़ों की बात करूँ, अगर मैं नेक्स्ट बात की करूँ, तो आपको देखो इन सभी की थिकनेस यानी जो प्लास्टर की मोटाई होती है, जितनी मोटाई में हमें प्लास्टर को लेके चलना होता है वो भी अलग अलग रखनी होती है। तो अगर मैं बात करूँ वो कितनी रखनी होती है, तो अगर अंदर की बात करें दीवारों की तो आप 12 mm की प्लास्टर की मोटाई रख सकते हैं, अगर आपकी नॉर्मल जो रेड ब्रिक जो होती है हमारी उसी से चिनाई हुई है तो। अगर फिर हम बाहर की प्लास्टर की बात करें तो वहाँ पे आप 18 से 20 mm तक जा सकते हैं, यानी 15 से 20 mm के बीच में आप दे सकते हैं प्लास्टर की मोटाई, क्योंकि वहाँ पे थोड़ी मोटाई रखनी पड़ती है, क्योंकि हमारा बारिश का पानी भी होता है, धूप भी होता है, और कहीं कहीं हमारी दीवार की जो चिनाई होती है वो थोड़ी उबड़ खाबड़ होती है, तो वहाँ भी हमें कवर करना पड़ता है। अगर हम बात करें छत की, तो देखो होता है क्या है ना कि वहाँ पे भी आप 8 से 10 mm की मोटाई को प्लास्टर लेके चल सकते हैं अगर आपको ज़रूरत है प्लास्टर करने की सीलिंग में यानी कि छत में। तो ये तो हो गया हमारा जो 3 चीज़ जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल रखती हैं। यही 3 चीज़ें आपको ध्यान रखनी होती है। अगर चाहे आप एक मकान मालिक हैं, चाहे आप एक ठेकेदार हैं, चाहे आप एक साइट इंजीनियर है, सुपरवाइजर है, जो आप साइट पे सुपरविजन कर रहे हैं, तो ये चीज़ तो आपको चेक कर लेनी ही है साइट पर। अगर मैं और बात करूँ तो प्लास्टर की क्यूरिंग को लेकर चल सकते हैं कि आपको प्लास्टर की क्यूरिंग 7 से 10 दिन करनी है। जैसे आपकी एक दीवार पे प्लास्टर हो जाता है तो उसकी तराई आपको 7 से 10 दिन करनी ही पड़ेगी, चाहे वो कहीं का भी प्लास्टर है, घर के अंदर का है, घर के बाहर का है, या किसी भी जगह का प्लास्टर आप कर रहे हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो क्लियर हो गई है, क्योंकि जो हमारे प्लास्टर के मसाले को ले लिया, रेशो को ले लिया, या सैंड को ले लिया, थिकनेस को ले लिया, तराई को ले लिया, ये कुछ ऐसी बातें जो आपको पता होनी चाहिए। और तराई तो बहुत ज़्यादा रोल रखती है हमारे प्लास्टर के काम में, चाहे आप प्लास्टर करने से पहले दीवार पे तर करते हैं या प्लास्टर हो जाने के बाद खुद उस प्लास्टर को तराई करते हैं। तो वीडियो छोड़ो, लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना अभी तक नहीं।